Hi guys, I am Vivek Shankar. In previous lecture, I discussed about the displacement reaction and double displacement reaction as well as some important numericals. Today, I discuss about the numericals before numericals problems of displacement reaction and double displacement reaction and oxidation reduction reaction in details as well as its important numericals. So guys, let's start the topic now. तो गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे बाकी रह गए थे, तो पहले आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। जैसा कि गाइस मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको है मैंने डिस्कस कर दिया था, फिर भी मैं एक बार वहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। What is the difference between the combination reaction and decomposition reaction? Write an equation for each types. तो आपको पता है जैसे बेटा कंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है या डिस्प्ले जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया था कि कंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब आपके ऐसे एलिमेंट या दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, उस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका मैंने एग्जांपल दे रखा है। अगर मैं सल्फर को बर्न कराऊंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगी बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि अगर मैं बात करूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, दैट इज़ द रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन इट्स कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल और आयन में क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वैसे ही आप देख रहे हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 निकलता है। तो ये किस टाइप का एग्जांपल है बेटा, मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल बेटा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा, बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो गाइज आपको बताना है कि क्या डिफरेंस होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ आपको एक इक्वेशन लिख के बताना भी है। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक ही एलिमेंट जो होता है वो दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, जबकि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो म्यूचुअल आयन एक्सचेंज मेथड से होता है। उसमें दोनों ही कंपाउंड के एक एक एलिमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, ये उनका बीच का क्या होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। तो हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली वन एटम और group of atom is displaced, while in the double displacement reaction two different atoms or group of atoms are displaced by other atoms। तो ये याद रखिएगा बेटा, दोनों ही ये डेफिनेशन इसलिए मैंने आपको बता दी ताकि आपके लिए आसान रहे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक ही एलिमेंट जो होता है वो या एटम्स होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, वो केवल क्या होता है, डिस्प्लेस कर देता है दूसरे कंपाउंड में। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों ही कंपाउंड में है ना चेंज हो जाते हैं एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इनके एग्जांपल क्या है बेटा, तो जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दें तो सपोज करिए कॉपर सल्फेट का आपके पास सोल्यूशन है, इसमें मैं जिंक डाल दूं तो क्या बनेगा बेटा, जिंक सल्फेट और कॉपर। तो आप जान गए जिंक ने क्या कर दिया बेटा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है बेटा, मान लीजिए आपके पास बैरियम क्लोराइड है और आप H2SO4 से रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बनाएगी, बैरियम सल्फेट और 2 मोल्स ऑफ HCl। तो आप जानते हैं बैरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी होता है बेटे, कैसा पीपीटी होता है, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है ये। तो ये किसकी रिएक्शन है बेटा, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि जो इसका बैरियम है कटायन है, इसके एनायन के साथ जोड़ रहा है, इसका कटायन इसके एनायन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो जो दोनों ही कंपाउंड्स के ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं। इस टाइप की रिएक्शन को, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं गाइस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। टू टेस्ट है ना, टू टेस्ट ट्यूब A एंड B कंटेन्स सॉल्यूशन ऑफ NaBr एंड NaI। हाउ वुड यू फाइंड दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन विच सॉल्ट। आप कैसे पहचानोगे कि किसमें कौन सा सॉल्ट रखा है। तो पहली टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है बेटा A और दूसरी टेस्ट ट्यूब में B। अब आपको पता है ए में मतलब A और B में NaBr या NaI हो सकता है, तो आप कैसे पता करोगे, वो चीज़ आपको टेस्ट के थ्रू बतानी है। तो कैसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं।
देखिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 टेस्ट ट्यूब बना लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब क्या है बेटा आपकी, टेस्ट ट्यूब बी है आपकी, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में क्या देखोगे, इसमें भी सोल्यूशन है, इसमें भी सोल्यूशन है। ये आपकी ए है और ये आपकी बी है। अब मुझे तो नहीं पता बेटे, या आपको भी नहीं पता है कि इसमें कौन सा सोल्यूशन रख रखा है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ही सोल्यूशन में हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड का सोल्यूशन मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट डाल देंगे। डालने के बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, डालने के बाद हम लोग क्लोरीन वाटर को ऐड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्लोरीन वाटर को ऐड करते हैं। कितना ml ऐड करते हैं, मान लीजिए 5 ml आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ऑफ क्लोरीन वाटर, है ना। इसमें भी क्लोरीन डाल दिया है 5 ml आपने, इसमें भी क्लोरीन डाल दिया है। तो गाइस आप ऑब्जर्व आपको कलर करना है। देखिए ये चीज़ें जो होती हैं ये लैब में आपको बताई जाती है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा कि आप चीज़ों को समझ जाएं। आप देखिए कार्बन क्लोराइड का आप कितना ml डालोगे, इसका आपको 1 ml लेना है, इसका भी आपको 1 ml लेना है। तो जब आप दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 1 ml आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल रखा और 5 ml आपने क्लोरीन वाटर डाल दिया, और खूब शेक कर दीजिए उसको, खूब शेक करिए। और शेक करने के बाद आप कलर ऑब्जर्व करिए। क्या करिए बेटा, कलर ऑब्जर्व करिए। आप देखिए अगर सपोज करिए भाई 2 ही कलर आपके सामने आएंगे हैं, एक तो आएगा आपका पर्पल कलर, क्या आएगा बेटा, पर्पल कलर, पर्पल कलर। दूसरा आएगा बेटा आपका ऑरेंज कलर, ठीक है बेटा। अब जिसमें टेस्ट ट्यूब में पर्पल कलर आएगा वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिसमें ऑरेंज कलर आएगा उसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वो भी देखिए। आपके पास बेटा क्या था, सपोज करिए मान लीजिए आपका Na था, यहाँ पर क्या था बेटा, Na। अगर Na को मैं क्लोरीन से रिएक्ट कराऊंगा तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा बेटा आपका NaCl, और साथ ही साथ आयोडीन लिबरेट कराएगा बेटा। आयोडीन जो होता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होता है और पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। कैसा कलर प्रोड्यूस करता है, पर्पल कलर। मतलब जो भी आपका टेस्ट ट्यूब होगा जो पर्पल कलर प्रोड्यूस कर रहा होगा, इट मीन्स दैट उसमें क्या है बेटा, आपका Na प्रेजेंट है। क्या है बेटा, Na। जबकि अगर आपका NaBr होता तो NaBr अगर क्या करेगा बेटा, Cl2 से रिएक्ट करके, तो ये NaCl तो ये भी बनाएगा बेटे, साथ ही साथ और ये Br2 निकालेगा। Br2 भी कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल होती है और ऑरेंज कलर देती है। कौन सा कलर देती है बेटा, ऑरेंज। तो जिसमें आप जिस टेस्ट ट्यूब में आपको ऑरेंज कलर मिलेगा उस टेस्ट ट्यूब में आप आसानी से जान जाओगे कि उसमें आपका NaBr प्रेजेंट था। तो गाइस फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपको किस तरह से ऑब्जर्व करना है। गाइस आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब थी, 2 टेस्ट ट्यूब में अब 2 सोल्यूशन रखे हुए थे, Na और NaBr का। तो गाइस आपको तो पता नहीं था किस में Na रखा हुआ है या किस में आपका NaBr रखा हुआ है। तो आपको ये बताना था कि किस में Na है और किस में NaBr है। तो गाइज आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम है कि 1 ml आप कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन दोनों में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा उसको हीटअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट है, थोड़ा सा हीटअप हो जाएगा तो जल्दी से आपको केमिकल टेस्ट दे देगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, उन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ml जो है क्लोरीन है ऐड करना है। जब 5 ml आप क्लोरीन वाटर को ऐड करोगे तो गाइस थोड़ी देर बाद आपको ऑब्जर्व होगा कि कलर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर जिस टेस्ट ट्यूब में कलर जो हो जाए पर्पल कलर हो जाए, इट मीन दैट उसमें आयोडीन प्रेजेंट है, यानी उसमें आपका Na प्रेजेंट था। जबकि अगर आपका ऑरेंज कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर आपका NaBr प्रेजेंट था। तो गाइज इस तरह से आप क्या कर लोगे, चीज़ों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे। तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये जो क्वेश्चंस है मैं इसलिए इसको सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसी क्वेश्चंस को आपको अगर आ जाएँ तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसानी होती हैं। हालांकि आप ये देख रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही एग्जांपल्स हैं। ये किसके एग्जांपल हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही एग्जांपल हैं। तो आप समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपका क्लोरीन जो होगा वो आपके जो छोटे वाले जो होते हैं आयोडीन या ब्रोमीन, उसके जो सॉल्ट सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये बात भी आपको पता है, चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो, जो उससे ऊपर प्रेजेंट है वो उसको सोल्यूशन से क्या कर देगा बेटा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। आपको पता है क्लोरीन बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए उसको ऑक्सीडाइज भी कर रखा है। तो मैंने वो जो पीछे आपको पहले चैप्टर में या फर्स्ट जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने बहुत डिटेल में उसको चर्चा किया था। तो गाइज मैं उसी के आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाए बेटा, आसान हो जाए। चलिए अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे लिए, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन
आर कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बोल रहा है नीचे दी गई जितनी भी रिएक्शंस हैं उनमें आप ये क्लासीफाई करिए कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और चीज़ों को आगे लिखना है। तो आप बताइए किस टाइप की रिएक्शन है। C2H4 इसको बोल बेटा हम लोग बोलते हैं आपका C2H4 को बोलते हैं बेटा एथीन। क्या बोलते हैं, एथीन। में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये बन गया C2H6। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, इस टाइप की रिएक्शन यानी जब दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है बेटे। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नीचे वाली रिएक्शन को देखिएगा, NH4Cl है, आप हीट दे रहे हो और अमोनिया गैस और HCl में टूट जा रहा है। इट मीन दैट यहाँ पर डिकम्पोजिशन है और वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो आप बोल सकते हो ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जबकि ये देखे जिंक क्या कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से रिएक्ट करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहा है। इस टाइप की रिएक्शन तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही दिखती है, क्योंकि जिंक जो होता है वो ऊपर प्रेजेंट होता है, सिल्वर के बहुत ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जिंक क्या कर सकता है, सिल्वर के सॉल्ट सोल्यूशन को सिल्वर से डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस अब मैं आपको सीधी सीधी कुछ कुछ है ना, जैसे मैं डिकम्पोज लिख दूंगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना। कॉम लिख दूँ तो कंपोजिशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या फिर अगर डिस लिख दूँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि बार बार है अब मैं पूरा पूरा वर्ड नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि शायद मेरे पास भी जगह नहीं बची है। नेक्स्ट देखिए बेटा, MgO अगर वाटर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज हो रही है। तो आप देख रहे हो दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये आपके हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ही क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं बेटा, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में टूट गया यानी ब्रेक डाउन हो गया। तो ये आप जानते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। गाइस आप ये बताइए किस टाइप की रिएक्शन है। ये क्या कर रहा है, बैरियम क्लोराइड H2SO4 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है। तो आप यहाँ पर जान चुके हो कि बैरियम इसके साथ जोड़ रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आपको उसको किस तरह से सॉल्व करना है, उसको किस तरह से एनालाइज करना है, वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर दिया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग टू रिएक्शंस। आपको ये दोनों रिएक्शन को कंसीडर करना है जहाँ पर कॉपर सल्फेट आयरन से रिएक्ट करके आयरन सल्फेट और कॉपर बना रहा है। दूसरा आयरन सल्फेट जिंक से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना रहा है और आयरन को प्रिसिपिटेट कर रहा है। बोल रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ द कॉपर आयरन एंड जिंक। तो आपको पता है, आपको दिया है उसने क्या दिया, जिंक, आयरन और कॉपर दे रखा है बेटे। ये तीन मेटल में उसकी रिएक्टिविटी पूछी है। तो आप मुझे ये सिंपल से ये बताइए कि कॉपर तो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, यानी हाइड्रोजन के भी नीचे प्रेजेंट होता है। आप जानते हो, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने याद कराई थी, लिख बासर काना मगल मंजन कर फिकड़ कोनी सनपब हाइड्रोजन। फिर उसके बाद आता था ना चापा। चापा में जो सी होता था वो किसको डिनोट करता था, कॉपर को। तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर प्रेजेंट है, तो कॉपर तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल हो गया। मतलब लीस्ट जो रिएक्टिव मेटल है वो कौन होगा बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कॉपर होगा बेटे। और मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होगा, जो सबसे टॉप पे प्रेजेंट होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा इनमें से। तो आपको पता है, फिर से याद करिए, लिक बासर काना मग अल मंजन। तो जेडन जो होता था वो तो जिंक को करता था, और फिर आता था है ना फिकड़, फिर आता था आयरन, फी से एफ से क्या आता था फिकड़। तो यानी ये नीचे आता है और जिंक ऊपर आता है। जो ऊपर है वो ज़्यादा क्या होगा, मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज में आपको वहाँ क्लियर कर रखा। तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कौन होगा आपके लिए, जिंक होगा। तो ये बात आपके लिए क्लियर हो गई, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। और फिर आप यहाँ से भी, आप अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं आती तो उसने यहाँ पर आपको बोल देता, जब कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर दे रहा है तो इसका मतलब कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। अब आयरन को जिंक डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी आयरन जिंक जो है वो ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है। तो आप यहाँ से भी उसको क्या कर सकते थे, आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते थे और चीज़ों को आसानी से एनालाइज करके आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते थे।
आपके मैंने होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस रख रखे हैं, ताकि आप उनको भी करके सॉल्व करके दिखाइए, ताकि अब मैं देखना चाहता हूँ कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कि किन किन चीज़ों को आपने एनालाइज करके चीज़ों को सीख रखा है, वो भी चीज़ों को हम यहाँ पर जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट द इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। तो आपसे बोल रहा है भैया कि आपको बताना है कि डिफरेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और उसको इक्वेशन के साथ प्रूव भी करना है। ये क्वेश्चन पीछे पहले भी आ चुका है, मैंने उसको भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो गाइज आप लोग क्या करना है, ये क्वेश्चन अपने घर से ही करिएगा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक ही एलिमेंट या एटम जो होता है वो दूसरे कंपाउंड के ग्रुप या आइटम्स को डिस्प्लेस कर देता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल आयन जो होते हैं एक्सचेंज हो जाते हैं। उस टाइप की रिएक्शन जो होती हैं उनको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। दोनों के एग्जांपल भी आप दे सकते हो, मैं एग्जांपल तो यहाँ लिख देता हूँ, तो आपकी चीज़ें आपके लिए क्या हो जाए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का तो अभी आप लोग जान चुके हो कि जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मैंने आपको याद कराई थी कि बैरियम क्लोराइड को अगर मैं H2SO4 से रिएक्ट करा दूं तो क्या बना देगी, बैरियम सल्फेट, यानी ये पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट होता है जो वाइट पीपीटी देता है, साथ ही साथ आप दो HCl के मालिक्यूल भी निकलेंगे। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। बाकी डिफरेंस मैंने आपको ओरली बता दिया है, पिछले भी जो क्वेश्चंस आए थे इस टाइप के, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी और एग्जांपल मैंने फिर से आपको दे दी है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाई द गिवन एग्जाम्पल। तो आप जानते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, दैट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप जानते हो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, यानी पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, उस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो, बैरियम क्लोराइड अगर H2SO4 से रिएक्ट कर जाएगा बच्चे तो क्या देगा, बैरियम सल्फेट देगा जो कि पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट है, और दो HCl के मालिक्यूल निकलेंगे। तो ये इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप एक और चीज़ याद कर सकते हो, अगर सिल्वर नाइट्रेट को अगर आपने मान लीजिए NaCl से रिएक्शन करा दी तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा AgCl, इसका भी आपको वाइट पीपीटी मिलेगा, और साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको NaNO3 यानी सोडियम नाइट्राइट, ठीक है। तो ये जो आपके सॉल्ट बन रहा है ये पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, पीपीटी कहलाते हैं। और इस टाइप की जो रिएक्शंस होते हैं उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाते हैं। तो आप ये याद रखिएगा बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को एनालाइज करना, समझना और याद रखना। मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको क्या करनी है बेटा, लर्न करके हमेशा के लिए याद रखनी, ताकि आप भूलें ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आप अपने आप आपको क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप चीज़ों को समझ जाते हो और आसानी से उसको है ना कैचअप कर लेते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना चीज़ें हैं जो आपको हमारे साथ कॉम्बिनेशन करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इन दिस है ना रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पहले तो आप ये जान लीजिए अच्छी तरह से। आपसे पूछ रहा है कि भाई इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, यानी सिर्फ सिल्वर की जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं तो द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट, जो सिल्वर नाइट्रेट से हम लोग सिल्वर की रिकवरी करते हैं, है ना। तो वो जो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो आपको पता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप कर रहे हो, तो यानी हो जाएगा AgNO3। अगर आप इसको कॉपर के साथ रिएक्ट कराओगे तो जाहिर सी बात है कॉपर नाइट्रेट बनना तय है, तो कॉपर नाइट्रेट बना दीजिए, है ना। कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर क्या हो गया बेटा, प्रेसिपिटेट हो गया। ये सिल्वर आपने क्या कर लिया, आसानी से अलग कर लेंगे, आप रिफाइनिंग कर लेंगे सिल्वर की। तो ये प्रोसेस में ये केमिकल रिएक्शन यूज़ होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नीचे आता है और कॉपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसके उसके सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्शन कराएंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिल्वर को कॉपर जो होगा वो क्या कर देगा, सिल्वर को कॉपर डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, सिल्वर को कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, ताकि आपको सिल्वर आसानी से फाइंड हो सके, आप उसको क्या कर सकें, आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो गाइस मेरी बातें इतनी आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बोल रहा है राइट वन इक्वेशन
each of decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। जाहिर सी बात है आपसे पूछ रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल दीजिए, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल दीजिए और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का आप एग्जांपल दीजिए। तो आपको पता होना चाहिए हीटिंग का, तो आपको पता ही है कोई भी कार्बोनेट, मान लीजिए जिंक कार्बोनेट उठाया हीट करा तो आपको पता है जिंक ऑक्साइड और CO2 निकलना है। मैं आपको बिल्कुल रटवा चुका हूँ ये रिएक्शन बहुत आसानी से, मैंने इनके कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर रखे हैं कि कोई भी कार्बोनेट हो एक्सेप्ट आपका जो भी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के है ना, इनको छोड़कर बाकी सभी हीटिंग पे क्या देते हैं बेटा, अपने ऑक्साइड और CO2 गैस इवॉल्व करते हैं। केवल दो ही ऐसे कार्बोनेट्स होते हैं सिल्वर के और मरकरी के जो ऑक्सीजन गैस को भी इवॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर आपको याद है तो आपको चीज़ों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और चीज़ों को आप अच्छे तरह से एनालाइज करके आगे बढ़ने लगेंगे। ये तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। सपोज करिए आपको बोला है फोटो डिकम्पोजिशन का भी एग्जांपल आपसे पूछ रहा है, तो आप फोटो डिकम्पोजिशन के लिए आप जानते हो अगर आपने सिल्वर क्लोराइड को ही है ना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखा तो क्या हो जाएगा, सिल्वर आपका अलग हो जाएगा और साथ ही साथ क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, फोटो डिकम्पोजिशन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है, फोटो डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन तो आप जानते हैं बेटा, कोई भी ले लीजिए है ना, मान लीजिए आपने एल्यूमिना ले लीजिए Al2O3 यानी इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आपने इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें पास कर दी है ना, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने पास कर दी तो इसमें एल्युमिनियम जो होगा वो अलग हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर जाएगी। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होगी वो कैसी रिएक्शंस होंगी बेटा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं उनको। ठीक है बेटा, तो ये याद रखिएगा, इस टाइप के आपको एग्जाम्पल्स बार बार पूछे जा सकते हैं और लगभग आप पिछले भी पेपर, पिछले साल का पेपर अगर उठा के देखिए तो इस टाइप की काफ़ी चीज़ें आपसे इस चैप्टर से पूछी गई थी। अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज करके आगे बढ़ें और चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, बोल रहा है आसाइनी ब्राउन। ये बेटा इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2000 है ना 13 में आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इतना इम्पोर्टेंट है। और पिछले साल भी मैंने इसको बच्चों को फाइनल है ना, फाइनल स्कूल के फाइनल एग्जामिनेशन में भी दिया था। इसको बोर्ड एग्जामिनेशन का जो प्री बोर्ड होता है उसमें भी मैंने क्वेश्चन दिया था है ना। तो आप ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको उन्हीं की प्रैक्टिस मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाती है। तो आप समझिए क्या कह रहा है, आई साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। अब साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स क्या हो सकता है, तो साइनी ब्राउन कलर का जो एलिमेंट होता है वो होता है बेटे कॉपर। कौन होता है बेटा, कॉपर। ये बात याद रखिएगा। हाँ, आप ऐसा नहीं कि आप केवल रिएक्शन याद कर रहे हो, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आप भी आपका आगे जब पढ़ोगे तो उसमें मेटल और नॉन मेटल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं। तो वहाँ से ये चीज़ एनालाइज हो जाती है कि बेटा साइनी ब्राउन कलर जो एलिमेंट है वो आखिर है कौन सा, वो आखिर आपका ब्राउन कलर का जो साइनी एलिमेंट होता है वो आपका कॉपर होता है। कौन होता है बेटा, कॉपर। अब वो बोल रहा है ऑन हीटिंग इन है ना, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक। अगर मैं उसको हीट करूं है ना किसकी प्रेजेंस में बेटा, जाहिर सी बात है अगर मैं उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर मैं हीटअप करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा, है ब्लैक इन कलर है ना, तो वो काला रंग का हो जाएगा। नेम द एलिमेंट एक्स, तो एक्स का नाम पूछा है एंड द ब्लैक कलर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो पूछा है। तो आप बताइए, आपका कॉपर होगा जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है कॉपर ऑक्साइड बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो ये एक्स है एलिमेंट इसका नाम है बेटा कॉपर। क्या नाम है बेटा, कॉपर। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको हीटअप कर रहे हो, गर्म कर रहे हो या बर्न करा रहे हो, तो ये जो ऑक्साइड फॉर्म हुई है ये ब्लैक कलर की होती है। किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। इसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना, कॉपर ऑक्साइड बोल दीजिए या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो गाइज ये याद रखिएगा इस टाइप की आपको, आप मतलब आंसर आप देखिए, आंसर आपका मुश्किल से मुझे नहीं लगता, मैं तो इतना इलाबरेट करके आपको बता देता हूँ, बल्कि आंसर तो आपका केवल एक लाइन का आंसर है, बट इलाबरेट करके बताना मेरा काम है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह एनालाइज कर सके। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करेंगे आपके आंसर बिल्कुल क्लियरली वहाँ पर निकलने लगेंगे। तो गाइस ये बात आपको क्लियर हो गई, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हर दूसरे या तीसरे साल में रिपीट होते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करके रखनी है अच्छी तरह से। और गाइस मैंने आपको लगभग आपके चैप्टर का केमिकल रिएक्शन का मैंने 60 से 70% पार्ट जो था वो कंप्लीट करा दिया है। अब केवल एक पार्ट बचा हुआ है, एक पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसी के बाद, क्योंकि ये तो आपका होमवर्क है, ये तो आपको अपने घर में ही करना है क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन क्या होता है,
रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। हालांकि हम इससे पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको और डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे करोजन के बारे में, है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, और अपने, है ना, इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ें होती हैं वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, उस टॉपिक का नाम होता है बेटा रेंसिडिटी। क्या नाम होता है बेटा, रेंसिडिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आपको ये जनरली थ्योरेटिकल होता है रेंसिडिटी वगैरह, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप लोग इसको आराम से पढ़ के रखिएगा। अब देखिए आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे सॉल्व करने है ना घर में, वो देख लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ ताकि आपको कहीं राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको आसानी से क्लियर कर सकें। व्हाट हैपन व्हेन जिंक इज एडेड इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट सोल्यूशन में अगर हम लोग जिंक को ऐड करें तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, और ये किस टाइप की रिएक्शन होगी ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्टिविटी सीरीज, है ना, एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एक्टिविटी सीरीज, तो आपको बताना है कि एक्टिविटी सीरीज आखिर क्या होती है, साथ ही साथ उसके यूजेस क्या होते हैं ये आपको मुझे बताने हैं। तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट। तो वो बोल रहा है अगर मैं KI में अगर मैं सिल्वर मरकरी क्लोराइड को अगर ऐड करूं तो क्या होगा और ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे बताने हैं आपने, जब आप मुझे होमवर्क करके दिखाएंगे। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर हो रहा है बेटा, मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा पेज को ताकि आपके साथ बिल्कुल मैं इसको शेयर कर सकूँ। तो गाइस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर रिडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, और साथ ही साथ इनके खूब सारे एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और फाइनली हम लोग इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो गाइस ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था सिंपल लैंग्वेज में, पिछले वीडियो में मैंने ये बात क्लियर करी थी, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन जो हो रही है वो लिबरेट कर रही हो, तो इस टाइप की जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती हैं। कौन सी रिएक्शंस कहलाती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। तो गाइज आपको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अच्छा, ये तो आपके हाई स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको थोड़ा सा बताया, और यहाँ पर जब मैं एक्टिविटी सीरीज बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट और क्लियर किया था कि जिस भी प्रोसेस में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को लूज होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो वो आपका प्रोसेस ऑक्सीडेशन का कहलाता है। जबकि जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, आपका रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये इन दोनों के बीच का बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, इन्हीं के ऊपर यही जो आप बोल रहे हो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का ऐड या रिमूव होना, वो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड होता है। बट आपको ये दोनों इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें पता रहें, ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी डाउट क्रिएट ना ही हो। तो गैस मैंने ये चीज़ लिख भी रखी है, आ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो गाइज आप लोग जान चुके हो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन या तो ऐड हो रही हो या हाइड्रोजन गैस हो रही हो, लिबरेट कर रही हो या इवॉल्व कर रही हो या एलिमिनेट हो रही हो, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। आप देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं को और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मैंने आपको बताया था कि जब एडिशन हो ऑक्सीजन का तो वो आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको ये बात ये मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी कि जितनी भी बर्निंग रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती हैं। क्या होती है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जिस भी प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स ही हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ऑल बर्निंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल हैं ये ऑक्सीडेशन है ना प्रोसेस के एग्जांपल्स हैं। जितने भी बर्निंग रिएक्शन है, चाहे आप कार्बन को बर्न करिए तो कार्बन को बर्न करोगे किसकी, बर्निंग रिएक्शन आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होनी है। तो जाहिर सी बात है अगर आपने
कार्बन को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या निकलेगा आपका CO2 इवॉल्व होगी, है ना। साथ ही साथ हीट और लाइट में के फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज होगी। साथ ही साथ अगर आप दूसरी रिएक्शन देखते हो बर्निंग ऑफ सल्फर, तो सल्फर को अगर आप बर्न करते हो तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, वहाँ पर भी आपकी हीट और लाइट एनर्जी के फॉर्म में लिबरेट करेगी। बर्निंग रिएक्शन ऑफ फास्फोरस अगर देखोगे, यानी बर्निंग ऑफ फास्फोरस, यानी फास्फोरस को अगर बर्न करोगे तो ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड देता है, जो कि आपने डाइमर फॉर्म में रहता है P4O10 के फॉर्म में। किस में रहता है आपके P4O10 के फॉर्म में। जबकि इसका जो सिंगल ऑक्साइड होता है वो होता है P2O5। क्या बनता है बेटा P2O5, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है P4O10 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है P4O10 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे तो मैंने वहाँ पर क्लियर किया था मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको बर्न करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको है ना साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जो कि है ना एक तरह से वो बर्न करने में है ना प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, जो हमारे रबिंग पेपर होता है उससे उसको रफ कर देते हैं, ताकि जो उसके ऊपर की जो थिन ऑक्साइड की जो लेयर है वो हट जाए, ताकि ऑक्सीजन जो मैग्नीशियम है वो आसानी से बर्न कर सके। तो मैग्नीशियम जब बर्न करेगा तो क्या बनाएगा बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो जिस टाइप की आप रिएक्शन देख रहे हो ये सारी रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, ये ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन है, बट ये एक टाइप भी है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। अब बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है। उस प्रोसेस में क्या ऐड हो रही होती है बेटा, ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है। तो जिस भी प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होती है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो गाइज इस वजह से ये भी प्रोसेस मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए रस्टिंग एक बहुत स्लो ही प्रोसेस होता है, और उसके स्लो प्रोसेस होने में क्या होता है बेटा, जब रस्ट हो रहा होता है तो रस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल जो कंडीशन होती है वो भी क्या होती है, वो भी जान लीजिए। इसेंशियल कंडीशन होती है रस्ट के लिए आपका है ना एयर का या ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, साथ ही साथ मॉइस्चर का भी प्रेजेंट होना, या मॉइस्चर या वाटर वेपर का प्रेजेंट होना। तब ये क्या कर सकते हैं, आयरन के साथ कॉम्बिनेशन करके बहुत स्लो प्रोसेस में क्या करते थे, रस्ट बनाते थे, जो कि बहुत ब्राउन कलर का पोरस है ना सॉल्ट होता है एक तरीके से। जिससे पोरस इसलिए बोल रहा हूँ कि पोरस ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसमें से पानी आर पार जा सके, उस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग पोरस बोलते हैं बेटे। तो ये पोरस पाउडर पाउडर फॉर्म में बना देता है, जो कि जो भी आपका कह सकते हैं आयरन होता है उसको ये वीकनेस दे देता है, ताकि वो वीक हो जाता है और फाइनली वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो गाइस ये याद रखिएगा रस्ट क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बट इनका फार्मूला वगैरह मैंने यहाँ पर आसानी से आपको बता रखा है, और रस्ट के बारे में भी यहाँ पर मैं डिटेल में जानकारी दूंगा, ठीक है। रस्ट ऑफ आयरन आकर ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना। तो बेटा जब भी जब रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इस वजह से होती है क्योंकि जो आयरन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होती है, जो कि ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है। रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जो रस्ट होता है वो एक्चुअली में जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का ही प्रोडक्ट है, जो कि कैसे बनता है, जो आपका आयरन होगा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कुछ वाटर मालिक्यूल जो वाटर वेपर होंगे उसमें ऐड हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा आपका हाइड्रेटेड जो आपका आयरन ऑक्साइड होगा वही आपका कहलाता है रस्ट। जो कि आपका किस कलर का होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा बेटा, है ना जंग देखी ना आप लोगों ने, जंग किस कलर की होती है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपकी बात ही क्लियर होगी, ये रस्ट का फार्मूला भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है बेटा, आपका हाइड्रेटेड, या आप बोल सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का जो भी है ना आपका प्रोडक्ट बनता है वही आपका क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रस्ट। तो गाइस आप लोग जान गए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको बताए हैं वो सभी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ही एग्जांपल हैं। साथ ही साथ रिमूवल ऑफ, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो वो भी एक ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस होता है। तो गाइस हम लोग जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन लीड टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल रहा है तो उस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, उस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे गाइस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है। आप एग्जांपल से हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को एनालाइज भी कर लेते हैं अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बाय ब्रोमीन। तो अब हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ किसका देख रहे हैं बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड का।
और ब्रोमीन के थ्रू देख रहे हैं। तो ब्रोमीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए वो क्या करेगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा और वहाँ पर HBr बना लेगा, यानी खुद रिड्यूस हो जाएगा, जिससे कि आप देख रहे थे H2S में से हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसका मतलब ये प्रोसेस कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, ऑक्सीडेशन का। किस तरह का प्रोसेस कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जानते हो ये H2S दिख रहा है आपको, ये H2S किससे रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज, मैंने सल्फर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, सल्फर में, सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा ब्रोमाइड में, है ना। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होगी उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलेंगे या ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो आप इस रिएक्शन में क्या समझे, सिंस इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसीलिए क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो गाइस आप समझ गए, किसी प्रोसेस में अगर हाइड्रोजन रिमूव भी हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। मैंने हर एक चीज़ को पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं केवल उसको एनालाइज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको आसानी से चीज़ों को समझा सकूँ, ठीक है। और मेरे वीडियो इसलिए लॉन्ग होने लगे हैं बेटा कि लॉन्ग वीडियो में मैंने काफ़ी टॉपिक्स को एक साथ कवर अप कर लेता हूँ, उनके एग्जाम्पल्स, उनके न्यूमेरिकल्स, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करा देता हूँ, ताकि आपको क्या रहता है कि आप चीज़ों को आसानी से एनालाइज कर सको और चीज़ों को समझ सको, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा उनको एनालाइज या समझने में। अगर मैं एक ही प्रोसेस पर आता हूँ तो इसी की प्रोसेस को आप अगर बार बार भी देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे। दूसरा इसका एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय मैग्नीज ऑक्साइड। अगर मैग्नीज ऑक्साइड को अगर ऑक्सीडेशन कराए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या होगा बेटा, तो HCl अगर MnO2 से रिएक्शन करेगा तो MnCl2 बनाएगा, यानी मैग्नीज क्लोराइड बनाएगा, वाटर निकलेगा और क्लोरीन गैस लिबरेट करेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें आप क्या देख रहे हो, एक्चुअली में जो हाइड्रोजन है वो लिबरेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो गाइस इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की रिएक्शन हो, है ना, वो भी आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, वो भी आपकी ऑक्सीडेशन ही प्रोसेस कहलाता है। इसीलिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, सिंस इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द HCl, है ना, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम लोग रिडक्शन क्या होता है ना, व्हाट इज द रिडक्शन। तो आप लोग जानते हो, मैंने यहाँ है ना क्लियर अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, क्या ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा हो, उस टाइप की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। दूसरा मैंने यही बताया था, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर ये प्रिंसिपल बेस्ड है, वो होता है कि किसी भी प्रोसेस में अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, अगर किसी भी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है तो वो भी प्रोसेस क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। वो भी प्रोसेस क्या कहलाता है गाइस, रिडक्शन कहलाता है। तो इन चीज़ों को याद में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं रिडक्शन, मैं वही चीज़ मैंने लिख भी रखी, देखिएगा बेटे। हाँ, आ प्रोसेस विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। या तो आप हाइड्रोजन का ऐड करा दो या साथ ही साथ आप ऑक्सीजन को लिबरेट करा दो, इस टाइप का जो ये प्रोसेस होगा उसको आप रिडक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे गाइज, उसको आप रिडक्शन बोलोगे। चलिए आप देखते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सपोज करिए है ना कि आपका कॉपर ऑक्साइड है, मैंने हाइड्रोजन ऐड करा दूं तो क्या बना देगा, कॉपर वाटर निकाल दिया, यानी कि आपका ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, रिडक्शन। क्या बोलोगे, आपका रिडक्शन। वही चीज़ देखिए मैंने पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से लिख रखा है, पॉइंट के फॉर्म में, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन। अगर मुझे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कराना है तो मैं हाइड्रोजन के साथ उसको ट्रीट करा दूंगा, जिससे जो कॉपर ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में और वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर लिबरेट कर जाएगा। तो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती है उनको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, जो कि मैंने लिख रखा है, सिंस इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द कॉपर सेकंड ऑक्साइड। सेकंड का मतलब ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कॉपर अपने +2 फॉर्म में है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +2। तो उसको हम लोग रोमन वर्ड में लिख देते हैं ना, सेकंड। तो ये भी याद रखा करिए, कहीं पर इस टाइप का आ जाए तो उसका मतलब क्या, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें बेटा, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड बोल रहा है, यानी आयरन के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, +3 चार्ज है, यानी +3 के बराबर चार्ज है आयरन के ऊपर, इसीलिए मैंने उसको रोमन नंबर में लिख रखा है 3, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस कैसे जानते हैं, ये भी जान लीजिए कि मैंने प्लस कैसे बोल दिया, ये रोमन नंबर में, तो ये माइनस में भी तो हो सकता था। तो बेटा माइनस में इसलिए नहीं क्योंकि मेटल है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही पसंद करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो जाहिर सी
सी बात है पॉजिटिवली चार्ज अकर होता है, जबकि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वहाँ पर नेगेटिव नंबर में आता है। जैसे अगर ऑक्सीजन के ऊपर मैं लिखूँ सेकंड, तो ऑक्सीजन के ऊपर मतलब उसको टेंडेंसी है, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तभी नेगेटिव में लिखते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है किसी एलिमेंट के थ्रू तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लस में ही शो करते हैं, और जो लूज करता है वो मेटल होता है, जो है गेन करता है वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है बेटे, इन चीज़ों को याद रखिएगा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, है ना। तो रिडक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर मैं आयरन थर्ड ऑक्साइड को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट कराऊं तो यानी हीट कराऊं तो कार्बन मोनोऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और यहाँ से आप देख रहे होते जितना भी ऑक्सीजन का मटेरियल था वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो गया। यानी इस प्रोसेस में आपने देखा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन ही होता है बेटे। क्या होता है बेटा, रिडक्शन ही। अब देखिए, तो आपको पता चल गया बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बहुत मैंने डिटेल में अभी इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को आप किस तरह से याद रख सकते हो, जिस वर्ड में एजेंट लगा हो इसका मतलब वो प्रोसेस दूसरे के लिए किया जाना है। किसके लिए किया जाना है बेटा, दूसरे के लिए किया जाना है। जैसे अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो जो रिडक्शन होगा वो दूसरे का होगा। रिडक्शन क्या होगा बेटा, दूसरे का। अगर मैंने लिखा हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मतलब जो ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे के लिए होगा, तो एजेंट का मतलब दूसरे के लिए। जैसे LIC की पॉलिसी अगर हम लोग चलाते हैं तो जो एजेंट होते हैं वो हमारे लिए काम करते हैं, बट वो अपने लिए काम नहीं करते हैं। अगर उन्हें कोई प्रोसेस करना है तो वो हमारे लिए करेंगे, मतलब दूसरे के लिए करेंगे। तो एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे का काम करने वाला, तो ये बात याद रखिएगा। तो अगर कहीं पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्ड आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ऑक्सीडेशन करना है दूसरे का, यानी ऑक्सीडेशन हो भी रहा होगा तो दूसरे का होगा, है ना। अगर रिड्यूसिंग एजेंट लिख रखा तो रिडक्शन दूसरे का होना है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो आप इस दोनों बातों को याद रख के आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हो। अब पहले बताते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया सिंपल सी लैंग्वेज में, दूसरों को जो ऑक्सीडाइज कर दें और जो खुद रिड्यूस हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बेटा, जैसे मैंने सिंपल, आप इस लंबी लंबी डेफिनेशन के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि मैं ये डेफिनेशन इसलिए लिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे डिटेल देनी रहती हैं, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी मैं आपको सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज में जो चीज़ें बता देता हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इससे ज़्यादा हार्ड है ना, इससे 100% ज़्यादा वो क्या है बेटा आपके लिए यूज़फुल है। बट वो क्या है आपको याद रखनी है ना, आप भूल नहीं सकते इसको। बट कोई भी चीज़ अगर आपको लिखाई या पढ़ाई या नोट्स के फॉर्म में बनाई जाती है तो बिल्कुल सिक्वेंसली बनाई जाती है, तो उस वे में मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, आप भी जानते हो मेरी आदत। तो आपको क्या याद रखना है गाइस, आपको ये याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एजेंट का मतलब दूसरे के लिए होता है, और जो पहले लिखा है ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीडाइज मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोल सकते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन। तो आप आसानी से याद रखिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से एजेंट होते हैं या किसे बोलते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो, जो दूसरे ऐसे एजेंट्स जो दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। जब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे तो खुद क्या होंगे, रिड्यूस। तो जाहिर सी बात है ऐसे, है ना, कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे आपके एलिमेंट जो दूसरों को क्या करते हैं बेटा, दूसरों को तो बेटा ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाएं, तो ऐसे जो आपके कंपाउंड या जो आपके मालिक्यूल या जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट उनको बोलोगे, जाहिर सी बात है रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है मतलब दूसरे को रिड्यूस होना है तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो आप बोल सकते हैं ऐसे एजेंट जो दूसरे को क्या कर देते हो, रिड्यूस, और खुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। इस टाइप के जो भी आपके है ना एलिमेंट्स कंपाउंड या मालिक्यूल प्रेजेंट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बात आपको क्लियर हुई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए मैंने थ्योरी फॉर्म में क्या लिख रखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस विच कॉजेज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऐड कर दें, है ना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दें और हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, इस टाइप के जो आपके एजेंट होते हैं वो आपके है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMnO4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और K2Cr2O7 उससे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये याद रखिएगा, ये जितने मैंने आपको केमिकल्स लिख रखे हैं या कंपाउंड लिख रखे हैं या मालिक्यूल लिख रखे हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्या है बेटा, एग्जाम्पल्स हैं। ये दूसरे को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होंगे, हमेशा ये रिड्यूस ही होंगे बेटे, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, आपको एक दो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम याद पता ही होना चाहिए, मैं है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो यहाँ मैंने आपको क्लियर किया था कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। दूसरे को रिड्यूस कैसे करेगा, या तो उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दे या ऑक्सीजन को रिमूव कर दे। तो वही चीज़ मैंने लिख रखी है, आ सब्सटेंस विच कॉजेज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब दूसरे सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को ऐड कर दे या उससे ऑक्सीजन को निकाल ले, ऐसे टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं वो आपके रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मरकरी है, सल्फर है ना। ये जो आपका H2S ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अगर सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो गाइस इसके ऊपर थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। जबकि जो नाइट्रस एसिड होता है वो हमेशा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी दूसरे को तो रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, अभी आपने देखा होगा कि आयरन ऑक्साइड में अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड डाला तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकला, मतलब उसने क्या कर दिया, आयरन को रिड्यूस कर दिया, खुद क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी किस टाइप का आपका है ना कंपाउंड है, ये इस टाइप का कंपाउंड है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। किस टाइप का एजेंट है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, जो दूसरे को रिड्यूस कर देगा और खुद क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। गाइज आपको मेरी ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैं बातें क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को एनालाइज करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। चलते गाइस अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, देखते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हम लोग क्या जानेंगे, रिलेशन जानेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है बेटा, उसके बारे में जानते हैं। तो आपको पता है ऐसा इनमें रिलेशन कैसे निकालते हैं कि बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो आपको बताऊं, जो किसी भी प्रोसेस में है ना रिडक्शन भी हो रहा हो और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, तो इस टाइप की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग रिडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स, या उसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है गाइस। तो इसी टाइप से मैंने उसको लिख रखा है, समझिएगा बेटा, है ना। आ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे हों, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो गाइस आप समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड दे रखा था, क्या ले रखा था आपका, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो कनी कॉपर क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया, इसका तो रिडक्शन हो गया। और हाइड्रोजन जो था वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है। अब देखिए कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसलिए इस प्रोसेस को रिडक्शन बोला, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया इसलिए इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोला। तो आप जाने कि इसमें एक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हुआ, रिडक्शन। इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेडॉक्स। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। जो ऑक्स होता है वो ऑक्सीडेशन को शो करता है, जो रेड होता है वो रिडक्शन को शो करता है, यानी इनके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को वो शो करता है। तो गाइस ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड हैज़ गिवन ऑक्सीजन एंड हैंस कॉपर ऑक्साइड इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है ना। तो इस टाइप का, ये किस टाइप का एजेंट, किस टाइप का, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये कैसा एजेंट है, तो ये आपका एजेंट हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे होगा बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, चेक करो। और फिर जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कौन है बेटा, ये तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया बेटा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये याद रखिएगा बेटे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये कैसा एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट के, और साथ ही साथ रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वो भी चीज़ों को आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिएगा, आपको बताया था मैंने, जो SO2 होता है
SO2, ये SO2 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ ही साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। किस तरह वर्क करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है। बट ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन सा है। आप सामने वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सी रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये जाहिर सी किस तरह से वर्क करेगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ऑक्सीजन मतलब ये इसको क्या कर दे रहा है? सल्फर को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और खुद रिड्यूस हो जा रहा है सल्फर में, है ना। जबकि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? खुद तो ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। चेक करिए। तो इस टाइप के आपको एग्जांपल खूब ज़्यादा देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेंगे ताकि आप चीज़ों को एनालाइज आसानी से कर सकें। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा, है ना। जैसे आयरन ऑक्साइड को देखो, अगर एल्युमिनियम से अगर ट्रीट करेंगे तो एल्युमिनियम आपके जितने भी मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब ये आप है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये एल्युमिनियम को क्या कर दे रहा है? ऑक्सीडाइज कर दे रहा है और खुद क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। तो इसी तरीके से जो एल्युमिनियम वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आपका आयरन ऑक्साइड है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो एल्युमिनियम को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्योंकि एल्युमिनियम के प्रोसेस में वो कह रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जाहिर सी बात है ऐड कौन करा रहा है? ये अलग ऐड करा रहा है, इसलिए ये कैसा है? और एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, जिंक ऑक्साइड अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो आप देखिए कार्बन का यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और जिंक का क्या हो गया? रिडक्शन। तो जाहिर सी बात है ये किस टाइप का रिएजेंट है? ये दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कैसा एजेंट है? ये दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए कैसा एजेंट है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट होता है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके किस तरह से हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे। अभी आप बेटे हाई स्कूल में हो, इसलिए मैं आपको नॉर्मली चीज़ों को समझा रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में नहीं जाता हूँ, डीप में जाके आपको नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली में आप इसको बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हो अगर आपको इनके ऑक्सीडेशन नंबर पता हो। जब आप क्लास 11th वगैरह में आओगे तब आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसके बेसिस पे उसके बिहाफ पे आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ जाओगे कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं बात करूँ कि अगर ये चीज़ आप लोग ज़रा ऑब्जर्व करिए, जो फ्री स्टेट में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0, है ना। और अब ये ऑक्सीजन के साथ आ गया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया बेटा? +2। तो जाहिर सी बात है 0 से अगर कोई +2 में जा रहा है तो उसका तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जबकि जिंक का देखो कितना है? +2 है बेटा, और यहाँ जिंक का 0 है। जो +2 से क्या हो रहा है बेटा? नीचे जा रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें बेटा जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो ये ऑक्सीडेशन जो नंबर होते हैं आप इनके बिहाफ पे भी चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाओगे। ठीक है गाइस, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में जानते हैं। बट आपको एक चीज़ और क्या काम करना है, जैसे अभी मैंने आपको रिलेशन बताया है, आपको डिफरेंस बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये आप लोग लिख के मुझे दिखाओगे ज़रूर, ये आपका एक तरीके से आपका होमवर्क हो गया, ये आपको मुझे करके दिखाना ही दिखाना है। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? बोल रहा है नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस। बोला कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दी हुई रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो पहले फर्स्ट वाली रिएक्शन को लेके काम करते हैं। ये है मैग्नीज ऑक्साइड, अगर एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एमन तो है ना, एमन को ये प्रिसिपिटेट कर दिया है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया है। रिएक्शन को बैलेंस भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने आपको पहले ही गिवन रखी है, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पहले से ही मैंने दे रखी है आपको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप बताइए एल्युमिनियम के साथ क्या हो गया? एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका तो बेटा ऑक्सीडेशन हुआ है। आप खुद सोचो इसका क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ है। और इससे ऑक्सीजन निकल गया है, इसलिए इसका क्या हुआ बेटा? रिडक्शन हुआ है बेटा। क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका रिडक्शन किसने कराया? इसने कराया, यानी इसने क्या किया? दूसरे को रिड्यूस किया है। दूसरे को क्या किया है? रिड्यूस किया है। तो ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि इसने क्या किया? इसको ऑक्सीडाइज किया है, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, तो ये किस टाइप का रिएजेंट है? ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह से आप चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज आसानी से कर सकोगे। ठीक है गाइस, आप चीज़ों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? बी वाला बोला है आयरन ऑक्साइड, है ना, रिएक्ट विथ कार्बन है बेटा। यहाँ पर क्या है बेटा? ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 3 कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीटमेंट होता है तो ये आयरन में कन्वर्ट हो गया और 3CO2 निकल गया। तो आप बताइए इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया बेटे। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन लूज हुआ है तो इसका तो रिडक्शन हो गया। तो आप बताइए
इस प्रोसेस ये इसने क्या किया, इसको रिड्यूस किया है, तो ये कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये कैसा एजेंट है, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है, चीज़ों को या क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, ये भी बातें आपको क्लियर हो रही हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बेटा आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो कि बहुत अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है वो आप लोग खुद ही समझ सकते हो, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कहाँ पर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। इसको एनालाइज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ एनालाइज करने में अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो आप फिर से मुझे बोल सकते हो, मैं इसको और डिटेल में आपको डिस्कस कर दूंगा। बट आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए। अगर आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको करनी है तो जाहिर सी बात है आपको ये तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है या किस प्रोसेस में ऑक्सीजन लिबरेट कर रही है, किस प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या किस प्रोसेस में हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। उसी के बिहाफ पे आप उसको ऑक्सीडाइज या रिड्यूस है या किस टाइप की रिएक्शन वो आप जान पाओगे। जब आप रिएक्शन जान पाओगे तो आप एजेंट को भी आसानी से बता पाओगे। ठीक है गाइस, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग। आपसे पूछ रहा है नीचे दी हुई जितनी भी रिएक्शन है इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ये आपको बताना है गाइस। ठीक है, तो आप मुझे बताना है, क्लियर ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज़ को आपको एनालाइज करते हुए चलना है। ठीक है बेटा, तो आप देखिए ये जो सब्सटेंस है हाइड्रोजन, ये है आपका क्लोरीन, ये दोनों इस समय क्या है बेटा, आपने जब फ्री स्टेट में रहते तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 रहता है, बट जैसे कंपाउंड में रहेंगे तो हाइड्रोजन का तो -1 होता है और एस ब्लॉक का +1 होता है। तो जाहिर सी बात आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखिए, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन का क्या हुआ, +1 हुआ, यानी हाइड्रोजन क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है। टोटल तो 0 ही है बेटा इसका भी, है ना, बट क्लोरीन का 0 से -1 और नीचे चला गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये रिड्यूस हुआ है। ये क्या हुआ बेटा, रिड्यूस हुआ है। तो आपको सब्सटेंस पता चल गया, सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, आपका हाइड्रोजन तो ऑक्सीडाइज हुआ, बट क्लोरीन क्या हुआ है, क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए, थोड़े से इस बिहाफ पे भी आपको क्लियर करना आना चाहिए। हालांकि ये हमारे कॉन्सेप्ट बहुत आगे का है, बट इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझ में आना चाहिए, या आप डायरेक्टली समझ सकते हो क्लोरीन किस टाइप का एजेंट है। आप खुद बताइए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तब आप कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। तब क्वेश्चंस को आपको करने का ये मेथड होता है कि आपको ये करना है कि आपका क्लोरीन किस टाइप का एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जाहिर सी बात है ये हैलोजन है, हैलोजन तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जाहिर सी बात है इसने इसको क्या किया होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा, तो वही तो प्रोसेस हुआ। आप इस तरह से उस आंसर को निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने मेरे पढ़ाए हुए है ना जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे आपने कितना है एब्जॉर्ब किया है और कितना आप चीज़ों को उसको यूज़फुल में यूज़ कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक मैं आपको 2 से 3 जो चैप्टर हैं वो मैं क्लियर कर दूँ, ताकि आपको आसानी पड़े हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने के लिए। क्योंकि अभी आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, अभी आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, दोनों ही लगभग ख़त्म हो चुके हैं, है ना। इसके बाद हो सकता है मैं आपको मेटल नॉन मेटल या आप है ना कार्बोनेट्स कंपाउंड या आपका एसिड बेस कोई भी चालू कर सकता हूँ, कि आपके 5 ही चैप्टर हैं। अगर वो 5 चैप्टर अगर आप इसी लॉकडाउन में कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फिर जब स्कूल खुलते हैं तो आपके लिए और आसानी रहेगी बातों चीज़ों को समझने के लिए। तो मेरे सिर्फ कहना इतना है कि आप मेरी चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए। एक क्वेश्चन को कम से कम आपके पास 2 से 3 मेथड होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, तब तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज कर लोगे। ठीक है गाइस, तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उनको बहुत सीरियसली लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है गाइस, हाइड्रोजन है और कॉपर ऑक्साइड है। तो आप देखिए इस प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ऑक्सीडाइज है ना, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। जबकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है बेटे। क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस। यानी कि आपको पता है हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपको इस तरह से चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए। अब बात करते हैं H2S, अगर SO2 से रिएक्शन करेगा तो ये सल्फर और H2O बना। तो ये देखो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है
और इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम जगह बचती है, इसलिए आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप रिडक्शन लिख लिया करिए प्रोसेस को ऊपर से ले जाके, जैसे आप मैं नीचे लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस प्रोसेस से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। जिस प्रोसेस से हाइड्रोजन रिमूव होता है उसका क्या होता है, हमेशा जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन ही तो बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन बोल रहे हो। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइज कौन हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीडाइज तो आपका एल्युमिनियम ही हो गया, क्योंकि एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसका तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। जबकि इसका क्या होगा बेटा, इससे हाइड्रोजन जो हो गया है ना, ये यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ से आप देख रहे हो हाइड्रोजन बन रहा है, HCl से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। यहाँ पर इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा, और यहाँ 0 है, यानी इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आई, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया, है ना। यानी इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया, HCl का रिडक्शन हो गया और एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से आपको चीज़ों को एनालाइज करते हुए चलना है। आपको बहुत साफ-साफ चीज़ों को लिखने में चलना है, ठीक है? इसीलिए मैं वीडियो में बहुत धीरे-धीरे और चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए बताता हूँ, ताकि आपको आसानी पड़े, ठीक है गाइज़? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रेडॉक्स रिएक्शन? राइट द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो गाइज़ आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, है ना, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, पहले तो आपको ये पूछ रहा है, आपको ये बताना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या बताना है, आपको एक एग्जांपल देना है रेडॉक्स रिएक्शन का, और वहाँ पर शो भी करना है उनके बीच में रिलेशनशिप, कि भाई ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है। तो गाइस आपको मैंने एक रिएक्शन बताई थी, है ना, इसका पहले तो आप आंसर कैसे लिखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। तो इसका आंसर निकला बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको रिलेशन बताना है, तो आपको पता है आ सब्सटेंस, इस तरह से लिखिएगा बेटा, पहले लिख लीजिए आ सब्सटेंस, है ना, आ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, है ना, ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दे बेटा, ऑक्सीडाइज कर दे, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो जाहिर सी बात आपको पता है कि मान लीजिए अगर मैंने कॉपर ऑक्साइड लिया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, तो ये बनाएगा कॉपर प्लस H2O। तो आप देख रहे हो कॉपर ऑक्साइड का तो क्या हो गया बेटा, कॉपर ऑक्साइड यहाँ से यहाँ तक आया, तो इसका तो बेटा रिडक्शन हुआ है बेटा, क्योंकि इससे तो ऑक्सीजन निकल गया। बट हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन हो गया है बेटे। तो ये कैसी रिएक्शन हो गई बेटा, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो आप ये जानते हो इसका तो रिडक्शन, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह जान चुके हो कि रिएक्शन इन द अबव रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडाइज H2। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है हाइड्रोजन को, है ना, किस में कर रहा है, 2H2O यानी वाटर में कर रहा है। एंड इटसेल्फ क्या हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो लिख सकते हो इटसेल्फ गेट रिड्यूस, और खुद क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा, कॉपर में, 2 कॉपर, है ना। तो इस टाइप को क्या बोलते हो आप, कॉपर जो ऑक्साइड है इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो आपको पता चल गया इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, इनके बीच में ये रिलेशन होता है। और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से आसानी से क्या कर सकते थे, सिंपल लैंग्वेज में आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो गाइज ये आप बात आपको क्लियर हो गई किस तरह से चीज़ों को आप आसानी से एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ये बात बेटे समझ में आ गई। ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, 2007 में ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे दी गई रिएक्शंस में आपको पता करना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो पहले हम लोग ए वाला देखते हैं। ये क्या कह रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो क्रोमियम को प्रिसिपिटेट करता है, साथ में एल्यूमिना
बना लेता है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो जाहिर सी बात है आपको बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बताना है और रिड्यूसिंग एजेंट को बताना है। तो पहले अपने दिमाग में ये क्लिक करिए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दो, खुद क्या हो जाए रिड्यूस। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज हो जाए। इसी टाइप के तो एजेंट को आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। अगर आपको एजेंट पता करना है तो पहले आप किसको पता करिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। तो देखिए यहाँ एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा होगा बेटा, इसका रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो सब्सटेंस है एल्युमिनियम, ये क्या कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है। तो ये कैसा रिएजेंट, ये कैसा रिएजेंट है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि ये कैसा एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आई बात, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को कैचअप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बी वाला क्या कह रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप बताइए सबसे पहले ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो आप जिंक से जिंक ऑक्साइड से जिंक देख रहे हो तो इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, यानी इसका तो रिडक्शन हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं, और जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसको तो हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब इसका ऑक्सीडेशन कौन कर रहा होगा, ये कर रहा है, तो ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। और ये क्या है बेटा, है ना, ये रिड्यूस हुआ है, किसने रिड्यूस किया है ना। अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है, अब इसने इसको क्या किया, रिड्यूस, तो ये कैसा एजेंट है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने बहुत सारे आने वाले हैं गाइस। इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन क्या प्रोसेस होता है, मैंने बहुत डिटेल में आपको चीज़ों को समझा दिया बेटे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये है बेटे कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे इन लाइफ। मतलब आप जो जो रोजमर्रा के जीवन में जो आपका इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, वो क्या होता है, उन चीज़ों को समझते हैं। इस टाइप से भी आपके कई क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछे जाते हैं, हर बार आपके लगभग रेंसिडिटी और ये है ना करोजन वगैरह से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक तैयार अच्छे से होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है बेटा, है ना, करोजन। क्या है बेटा नेक्स्ट टॉपिक मेरा, करोजन। आप बात करते हैं करोजन क्या होता है। पहले इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि करोजन आखिर है क्या। तो बेटा मैं आपको बता दूं, डिप्लीशन ऑफ मेटल जो होता है एक्चुअली में ये प्रोसेस आपका करोजन कहलाता है। यानी किसी भी मेटल का डिप्लीशन होने लगे, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, क्रोड होने लगे, यानी धीरे धीरे डिप्लीट होने लगे, यानी उसका डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाए, तो उस जो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, करोजन। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है और बहुत स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए। कभी कभी आप लोग चांदी के पायल वगैरह, चांदी के छल्ले वगैरह पहनते हो तो कुछ समय बाद देखते हो वो काली पड़ जाती है। तो काली क्यों पड़ जाती है, क्योंकि वो जब सल्फर, या बोल सकता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड से जब रिएक्ट करती है तो वो सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। सिल्वर सल्फाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए सिल्वर के ऊपर एक लेयर जम जाती है ब्लैक कलर की, है, इसीलिए जो चांदी होती है वो काली पड़ जाती है। तो गाइज ये भी क्या है, एक ही एग्जांपल है डिप्लीशन ऑफ मेटल का। इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन भी बोलते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बेटे आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है, डिप्लीशन ऑफ आयरन का या डिप्लीशन ऑफ मेटल का ही केस है। इसको भी हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग करोजन ही बोलते हैं। ये भी करोजन के अंदर ही आता है। तो ये बात समझ में आया बेटा करोजन क्या होता है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी कि करोजन क्या होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताने की कोशिश करी है कि भाई कुछ एग्जांपल दिए हैं कि करोजन से आप फैमिलियर हो जाएं। डिप्लीशन ऑफ मेटल जो होता है वो करोजन कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं करोजन की। मैंने क्या डेफिनेशन लिख रखी है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ, है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल
या तो आप बोल सकते हो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल हो रहा हो या डिप्लीशन ऑफ मेटल हो रहा हो, है ना। अब बहुत स्लो प्रोसेस है। मैन्युफैक्चर मेटल्स कंटेनिंग मेटल्स ड्यू टू देयर एक्सप्लोर टू द इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड करोजन, यानी वो इन्वायरमेंट की वजह से क्या होने लगे, जब भी कोई मेटल वो डिप्लीट होने लगे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करोजन। मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं करोजन की। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रास, तो आप देखते हो कि कॉपर या ब्रास के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है। वो ग्रीन कलर की जो कोटिंग जमती है वो ही जो प्रोसेस होता है, उससे क्या होता है, जो कॉपर होता है या जो ब्रास होता है ये डिप्लीट करने लगते हैं। तो ये क्या बना लेते हैं, ग्रीन कलर का कंपाउंड बना लेते हैं जिनके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ जाती है। इसी का मतलब होता है कि वो अब मेटल डिप्लीट होना स्टार्ट हो गए हैं, यानी करोजन उसमें स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ आप देखते हो कि फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ऑन एल्यूमिनियम लीडिंग टू डलनेस एंड लॉस ऑफ साइन। तो आप देखते हो एल्युमिनियम के कुछ भी जो बर्तन होते हैं कुछ समय बाद वो बहुत डल हो जाते हैं, उनकी साइन चली जाती है। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, यानी एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे जो मेटल होता है अब वो प्योर मेटल नहीं बचा, मेटल का ऑक्साइड का लेयर बन गया है। इसलिए वो मेटल भी क्या होने लगा, डिप्लीट होने लगा है। और डिप्लीशन ऑफ मेटल ही क्या कहलाता है, एक्चुअली में आपका वो प्रोसेस ही आपका करोजन का ही है। किसका है, करोजन का ही आपका क्या है बेटा, प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन से तो आप फैमिलियर हो ही बहुत अच्छी आसानी तरीके से, या बहुत इजीली वे में आप रस्टिंग ऑफ आयरन तो जानते ही हो। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। आयरन है या बोल सकते हैं हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ये ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर की होती है, इसको आप याद भी रखिएगा, इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, है ना, नेक्स्ट की जो टर्सनिंग ऑफ द सिल्वर एंड एक्सप्लोर टू द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो जो चांदी होती है जो ब्लैक कलर की हो जाती है वो किस गैस की वजह से होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। वो क्या कर देती है, सिल्वर मेटल को डिप्लीट करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि अभी जब मेटल देखोगे तो उसमें केवल मेटल ही मेटल होना चाहिए। अब अगर मेटल की ऊपर वाली लेयर में अगर कोई उसका कंपाउंड बन रहा है तो जाहिर सी बात है मेटल डिप्लीट कर गया है, अब तो मेटल बचा नहीं, अब डिप्लीशन होने लगा मेटल का। तो डिप्लीशन ऑफ मेटल ही बेटा करोजन का ही एग्जाम्पल्स है। तो मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल केवल करोजन को समझाने के लिए आपको ये बताएं। अब बात करते हैं बेटा कंडीशन नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ करोजन, मतलब करोजन होने के लिए, है ना, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती है, क्या नेसेसरी कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता ही रखा है, ऑक्सीजन या एयर का प्रेजेंस होना। अगर ये प्रेजेंस ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर डिप्लीशन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर और मॉइस्चर भी प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये नेसेसरी कंडीशन है करोजन के लिए या डिप्लीशन ऑफ मेटल के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं, रेट ऑफ करोजन इज इन्फ्लुएंस बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो जो करोजन का जो रेट होता है, कहाँ पर करोजन फास्ट होगा, कहाँ पर करोजन स्लो होगा, जो इनका जो रेट होता है उनके बारे में भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर बात हम लोग करें डिस्कस कि भाई जाहिर सी बात है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो करोजन के रेट को बढ़ा देंगे या कौन कौन से फैक्टर हैं जो करोजन के रेट को घटा देंगे, उनको भी यहाँ पर जान लेते हैं। अगर प्योरिटी ऑफ मेटल की बात करें तो ये भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है ना, किसको इन्फ्लुएंस करता है। सो गाइस जितना ज़्यादा मेटल जो होगा प्योरिटी होगा उतना ज़्यादा उसमें रस्ट लगने के चांसेस भी ज़्यादा ही होते हैं, है ना। तो प्योरिटी भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है आपके रेट ऑफ करोजन को। अगर बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा मेटल का उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा बेटा, उतना जल्दी वो जल्दी से जल्दी क्या होने लगेगा, उसमें करोजन होने लगेगा, इतना जल्दी जल्दी वो डिप्लीट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस ये भी बात आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अगर ज़्यादा है तो करोजन रेट ऑफ करोजन भी ज़्यादा होगा, प्योरिटी अगर ज़्यादा है मेटल की तो रेट ऑफ करोजन भी ज़्यादा होगा। साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जितनी भी आपकी जो बहुत रिएक्टिव गैसेस होती हैं, H2S, SO2, NO, नाइट्रिक एसिड, है ना। तो इस टाइप की जो गैसेस प्रेजेंट होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और ये रिएक्ट कर जाएंगी मेटल से और उसको एक्सप्लोड कर देंगे और डिप्लीट करना स्टार्ट कर देंगी। तो जितनी ज़्यादा रिएक्टिव गैसेस प्रेजेंट होंगी उतने ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, रेट ऑफ करोजन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जानते हो डिस्टिल वाटर में जल्दी से करोजन नहीं होता है, जबकि आपका जो सॉल्टी वाटर होता है वो जल्दी करोड करने लगता है, मेटल को डिप्लीट करने लगता है। साथ ही साथ इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगर टेम्परेचर बेटा कम है तो जाहिर सी बात है उसमें करोजन या रस्टिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। कुछ जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं उनकी भी जो रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है और उस वजह से वो क्या होते हैं बेटा, जल्दी जल्दी क्या करने लगते हैं बेटा, करोड होने लगते हैं या डिप्लीट करने लगते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, करोजन को रेट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, यानी उसके रेट को बढ़ा देते हैं।
अब बेटा मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, बट इसको हम डिटेल में पहले ही समझ चुके हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो मैंने आपको बताया था, रस्टिंग इज द स्लो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर टू फॉर्म द रेडिश ब्राउन हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड ऑन द surface of iron. The chemical composition of rust is Fe2O3.XS2। तो गाइस आपको पता है रस्टिंग बहुत स्लो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का, है किसका ऑक्सीडेशन का, आयरन के, जो कि बेटा एयर की प्रेजेंस में होता है और मॉइस्चर की प्रेजेंस में होता है। और ये बनाता क्या है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर के हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है। किसके ऊपर बेटा, आपके आयरन के मेटल के सरफेस के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो कंपोजिशन होता है रस्ट का वो होता है Fe2O3.XS2O। तो गाइस ये बनता कैसे है, जब आपका आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर या वाटर वेपर, तो ये रस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा, रस्ट। ये रस्ट का आपका फॉर्मूला, ये रिएक्शन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखनी है ना, कभी कभी पूछ भी लेता है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। रस्ट इज अ सॉफ्ट पोरस एंड पाउडरी रेडिश ब्राउन सब्सटेंस। तो जो रस्ट होती है वो कैसे होती है बेटा, सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, पोरस का मतलब जिसके आर पर पानी जो है वो जा सके, एंड पाउडरी रेडिश ब्राउन सब्सटेंस होता है। रस्टिंग बोल सकते हैं वीकन्स द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन रेलिंग्स। तो ये क्या कहते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है आयरन की उसको क्या कहती है, वीक कर देती है ना। जैसे आपका ब्रिज, बॉडीज ऑफ टू व्हीलर्स एंड द ऑटोमोबाइल्स, तो उनको क्या कर देगी बेटा, वीक कर देगी, और वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेंगे। तो जाहिर सी बात है वीक हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे तो उनका कोई यूज़फुल जल्दी से हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं बेटा कंडीशंस क्या होती है नेसेसरी फॉर द रस्टिंग, यानी रस्टिंग की जो कंडीशन है वो एक्चुअली में है क्या, तो आपका पता होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एयर एंड और ऑक्सीजन, यानी एयर और ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रस्टिंग का ये प्रोसेस कैसा है बेटा, करोजन का ही। तो जो करोजन की कंडीशन है वही किसकी कंडीशन होगी, रस्टिंग की भी कंडीशन होगी। या बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर या मॉइस्चर प्रेजेंट है तो यहाँ वहाँ पर रस्टिंग बहुत जल्दी होगी। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं जो एक्सेलरेट कर देते हैं रस्टिंग को। तो जाहिर सी बात आप लोग जान लीजिएगा, जो आपकी रिएक्टिव गैसेस होती हैं वो अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वो रस्टिंग को इन्फ्लुएंस कर देंगी और उसके रेट को बढ़ा देंगी। तो प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेस सच एस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, HCl, अमोनिया, ETC, ये सारी बहुत रिएक्टिव गैसेस होती हैं, और अगर इनका एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अगर इनकी प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है ये क्या कर देंगी, करोजन को बहुत ज़्यादा, है ना, उसका रेट बढ़ा देंगी। करोजन का रेट बढ़ाने का मतलब इन द सेंस ऑफ हम लोग आयरन की बात कर रहे हैं तो रस्टिंग बढ़ जाएगी। साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ सॉल्टी वाटर, तो आपको पता है अगर सॉल्ट वाटर प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा जल्दी से रस्टिंग का, है ना, चांसेस होते हैं, है ना, इज़ कम्पेयर टू द डिस्टिल वाटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। रस्टिंग आकर फास्टर इन द सी वाटर देन द डिस्टिल वाटर, ये भी मैंने इसलिए पॉइंट में लिख भी रखा है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है ना, तो प्रेजेंस ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एज द इम्प्योरिटीज ऑन द आयरन इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग। तो जितना ज़्यादा आपका लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होंगे, है ना, तो उसमें इम्प्योरिटीज जो होंगी कम होगी, जिसकी वजह से जो रस्टिंग होगी आयरन की वो उसका रेट बढ़ा देगी, क्या कर देगी, उसके रेट को बढ़ा देगी। तो गाइस ये भी बात आपको क्लियर होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है उसको भी जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी रस्टिंग से हम लोग कैसे बच सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो आप जानते हैं ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गल्वनाइजेशन। गल्वनाइजेशन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं आयरन की जो रॉड होती है उसके ऊपर जिंक की लेयरिंग या थिन कोटिंग कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग गल्वनाइजेशन बोलते हैं बेटा। क्योंकि जो जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक जो होता है वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है ना, इस वजह से आयरन जो होता है वो बच जाता है करोजन से या रस्टिंग से। Iron is protected from the rusting by the coating it with the thin layer of zinc with the more electropositive than the iron. The process of coating iron with the thin layer ऑफ जिंक इज कॉल्ड गल्वनाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गल्वनाइजेशन। बहुत ज़्यादा बार पूछा भी जाता है व्हाट इज़ द गल्वनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए गल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग जिंक की थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं आयरन रॉड पर, तो वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गल्वनाइजेशन। क्योंकि जो जिंक होता है वो आपका कह सकते हैं आयरन से क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, जो कि क्या कर देता है, उसकी रस्टिंग के चांसेस को कम कर देता है। आप टिनिंग की बात करें तो टिनिंग क्या होता है, टिनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। टिनिंग का मतलब हम लोग टिन यानी एसन, यानी बोल सकते हैं
टिन जो मेटल होता है उसकी हम लोग थिन कोटिंग कर देते हैं, किसके ऊपर कर देते हैं, आयरन के ऊपर, तो वो प्रोसेस हमारा टिनिंग कहलाने लगता है। तो आपको पता है आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बाय द कोटिंग इट विथ अ थिन लेयर ऑफ द टिन। टिन में एक मेटल होता है बेटे, ठीक है, विच इसका फॉर्मूला जो जानते हो क्या होता है, एस एन को ही हम लोग टिन बोलते हैं, ठीक है, विच बीइंग्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन द आयरन नॉट अटैक्ड बाय द एयर और वाटर, जो कि आयरन से बहुत कम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, जबकि ये क्या करता है आपके एयर और वाटर से उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। अब जब एयर वाटर से प्रोटेक्ट कर लेगा तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ जो आपका रस्टिंग के चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे, है ना, जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रस्टिंग से बचा सकते हैं अपने मेटल को। अलॉइंग, अलॉइंग भी आप कर सकते हो, आप लोग जानते हो स्टेनलेस स्टील का नाम तो सुना होगा। तो आयरन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बाय द अलॉइंग इट, अगर हम उसको अलॉय में कन्वर्ट कर दें, है ना, इट विद द निकल एंड कैडमियम, अगर मैं आयरन को निकल और कैडमियम के साथ मिला दूं तो वो क्या बना देगा बेटा, स्टेनलेस स्टील बना देता है, और ये एक अलॉय होता है। और आपको पता भी होना चाहिए इसमें 78% जो होता है, सॉरी